दोस्तों, इस माँ ने, इस प्रकृति ने पिछले 450 करोड़ सालों में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, इस प्रकार का ढांचा, इस प्रकार की सिस्टम बनाई है कि जितना ज्यादा उसके बारे में पढ़े, जितना ज्यादा उसके बारे में समझ में, तो हमें ये रियलाइज होता है कि हम इस प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। इस प्रकृति ने इतनी अच्छी, इतनी सुंदर ऐसी व्यवस्था है और उसमें कितना कुछ सीखने के लिए है, कितना कुछ। इन सभी को अगर हम अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करें, इसको अच्छी तरह से सीखे, तो कई सारे ऐसी चीजों का इन्वेंशन कर सकते हैं, कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं जो हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हर एक चीज से कई कुछ सीखा जा सकता है। इनफैक्ट ये सब सीखने के बाद, ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम उसके प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्रकृति को कंट्रोल करेंगे, ये तो बहुत गलत ऐसा विचार है। हम सिर्फ इस प्रकृति के सामने एक विद्यार्थी हो सकते हैं, इस प्रकृति के नियमों को, चीजों को समझ सकते हैं और उसके इस ज्ञान को अपनी अच्छाई के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर कराने के लिए, दुनिया बेहतर करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये माइक्रोचिप है। माइक्रोचिप क्या होता है? तो माइक्रोचिप एक स्मॉल डिवाइस होता है जो सिलिकॉन या किसी भी सेमीकंडक्टर जैसे धातु पे बनाया जाता है, और इसमें एक सर्किट होता है, जो सर्किट उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ये चिप जहां ये काम करता है, उसको कंट्रोल करता है। दोस्तों, 25-30 साल पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। आपको भी पता है कि पहला कंप्यूटर पूरा एक कमरा भर के इतना बड़ा कंप्यूटर था। टीवी बड़े थे, स्पीकर्स बड़े थे, बाकी सब कुछ बड़े थे। लेकिन जैसे ये माइक्रोचिप आया, पहले कैसे था कि उसमें बीच बीच बहुत बड़ी बड़ी वायर्स थी, कनेक्शन थे, सब कुछ थे। लेकिन इस माइक्रोचिप ने ये पूरा कनेक्शन, ये पूरा सर्किट, ये जो पूरा कंट्रोल है, एक छोटे से चीज पे लाके रखा। और आज हर एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु चलती है इस माइक्रोचिप की वजह से। आपके मोबाइल में भी वो माइक्रोचिप है, आपके टीवी में है, आपके कंप्यूटर में है, आपके कैमरा में। इनफैक्ट ये माइक्रोचिप आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना जरूरी हो चुका है कि हमारा हर इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कोरोना में जब कोरोना की तुझ तबाही के कारण जब चाइना का मार्केट पूरी तरह से बंद हुआ था, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, और चाइना मेन सप्लायर, मैन्युफैक्चरर था माइक्रोचिप में, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में कार का प्रोडक्शन रुक गया था, हर तरह की कार का, क्योंकि हर कार में भी होता है ये माइक्रोचिप। इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट ये आज की तारीख में माइक्रोचिप है, हर एक वस्तु में है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का आपसे सबसे फास्टेस्ट, सबसे एडवांस ऐसा माइक्रोचिप कौन सा है? तो ये वो माइक्रोचिप है जो आज देख रहे हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया, जिसको बनाया है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, ये जो मोस्ट एडवांस्ड चिप जो है, वो क्यों इतना मोस्ट एडवांस्ड है? क्योंकि ये चिप, ये माइक्रोचिप कोशिश करता है कि वो ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करे। ये माइक्रोचिप इसलिए सबसे एडवांस्ड है क्योंकि वो कोशिश करता है कि हमारे जो मगज है, हमारे जो ब्रेन है, उस ब्रेन के जैसे वो काम करे। प्रकृति ने ऑलरेडी जो चीज बनाई है उसको उसकी तरह काम करने की कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश में ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस्ड ऐसा चिप बन चुका है। तो दोस्तों, यही है खूबी हमारी इस प्रकृति की, माँ की, कि जितना ज्यादा हम उसको अच्छी तरह समझे, उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही व्यवस्था हम देखते हैं, और उस व्यवस्था का नाम है ह्यूमन ब्रेन। दोस्तों, वैसे तो जितने भी एनिमल, जितने भी प्राणी इस सवर्ग में आते हैं, प्राणी में जितने भी एनिमल्स से अलग अलग प्रकार के, हर एनिमल्स में ब्रेन होता है, नर्वस टिश्यू होता है। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग लेवल के उनकी जो इवोल्यूशन है, उसके हिसाब से ये ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज हो सकता है। लेकिन इन सभी एनिमल्स में, इन सभी प्राणी में सबसे ज्यादा डेवलप्ड अगर ब्रेन किसका है, तो वो मनुष्य का है। क्यों? तो 2-3 उसमें खास खूबियां हैं। सबसे पहले तो इस मनुष्य में, ह्यूमन बॉडी में, जो बॉडी साइज है, बॉडी के हिसाब से उस जो ब्रेन की साइज है वो सबसे ज्यादा है। ये जो प्रोपोर्शन है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतने बड़े प्रोपोर्शन में ये जो ब्रेन है वो किसी का नहीं। अगर एक्चुअल वेट में देखेंगे, अगर ये ह्यूमन ब्रेन 2 किलो का होता है, तो एक्चुअल वेट में हाथी का ब्रेन ज्यादा है, 5 किलो। व्हेल जो फिश होता है सबसे बड़ा, उसका ब्रेन
6 किलो तक हो सकता है। लेकिन ये सब अगर उसकी बॉडी और ब्रेन के प्रोपोर्शन में आप देखें तो बहुत कम है। और मनुष्य एकमेव ऐसा प्राणी है कि जिसकी बॉडी के हिसाब से बहुत बड़ा ऐसा ब्रेन है। हमारे साइज के हिसाब से 2% हमारा ब्रेन की साइज होती है, ब्रेन का वेट होता है। दूसरा, जितने भी इस ब्रेन में जो नर्वस टिश्यू होते हैं, जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहते हैं, उस न्यूरॉन की संख्या इस मनुष्य के अंदर, इस मनुष्य के दिमाग में दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे एक मेंदु में 100 बिलियन यानी 100 अब्ज इतने न्यूरॉन्स, इतने नर्व सेल है जो दुनिया में किसी भी एनिमल्स में नहीं है। इसके अलावा ये जो ब्रेन है ये सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। हम जितनी भी एनर्जी लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, 20%, यानी वैसे देखा जाए तो वेट कितना है ब्रेन का, सिर्फ 2%, लेकिन उसको एनर्जी कितनी लगती है बॉडी की, तो 20% ये एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये तीनों बहुत खास है जो हमारे मनुष्य के ब्रेन को बहुत खास डेवलप बनाती है। दोस्तों, वैसे तो हर एक एनिमल्स में ये ब्रेन है। ब्रेन बेसिकली एक नर्वस टिश्यू होता है जो ऑर्गेनाइज हो सकता है, अनऑर्गेनाइज हो सकता है। और आप ये जो एनिमल है, ये जो प्राणी है, वो किस लेवल के डेवलप्ड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उनका नर्वस टिश्यू किस तरह से डेवलप्ड है। आपका नर्वस टिश्यू उस एनिमल में ऑर्गेनाइज है, नहीं ऑर्गेनाइज है, प्रोटेक्टेड है, नहीं प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर ये एनिमल्स के 2 कैटेगरी भी हो चुके हैं। एक कैटेगरी ऐसे जिसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सभी तरह के एनिमल्स, प्राणी जिनको वर्टेब्रास होते हैं उन्हें कहते हैं वर्टेब्रेट्स, और जिनके पास वर्टेब्रा नहीं होता है वो इनवर्टेब्रेट्स। लेकिन ये वर्टेब्रे, जिसे स्पाइनल कॉर्ड में जो पीछे जो हमारे वर्टेब्रेस होते हैं, उसका काम क्या होता है, कारण क्या होता है, तो ये वर्टेब्रे बनाए गई है कुदरत ने इसीलिए कि वो इस ब्रेन का, इस नर्वस टिश्यू को संभाले, उसको प्रोटेक्शन दे। तो बेसिकली ऐसे एनिमल्स जो जहां ये नर्वस टिश्यू डेवलप्ड है उसके प्रोटेक्शन में ये सब वर्टेब्रेट्स बने हुए हैं, वो सभी आते हैं वर्टेब्रेट्स कैटेगरी में। और बाकी के सभी एनिमल्स जहां नर्वस टिश्यू इस तरह से प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है, वो इनवर्टेब्रेट्स में आते हैं। अब ये नर्वस टिश्यू क्या है? ब्रेन बेसिकली एक पार्ट है नर्वस टिश्यू का। तो हमारे बॉडी से हम समझते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे मनुष्य के शरीर में अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग चीज के लिए वो डेवलप हुई है। जैसे हमारे बदन में होती है श्वसन संस्था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है कि हमारे हर टिश्यू को लगता है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना। ये उसके लिए ये सिस्टम बनाई है जो नाक से शुरू होकर हमारे फेफड़ों तक पूरी ऑर्गेनाइज, वेल डेवलप्ड ऐसे सिस्टम। उसके बाद एक सिस्टम है जो क्या करते हैं कि इस हवा से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हर टिश्यू, हर पेशी तक लेके जाना होता है। तो उसके लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, संस्था है हमारे बदन में। और उसके लिए एक बहुत बड़ा सा पंप है जिसे कहते हैं हम हार्ट। और हर जगह लेके जाने वाली होती है अलग अलग वेसल्स। और ये जो धमनियां होती है, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये एक्चुअली वो ऑक्सीजन हर टिश्यू तक लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है और फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। और इस पूरे संस्था को हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वैसे एक संस्था है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो खाना खाते हैं वो खाना चबाने के बाद उसका हजम होना, उससे ऊर्जा लेना, और जो नहीं चाहिए वो निकाल देना, ये पूरी सिस्टम जो है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वैसे ही ये सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम का काम क्या है, मैकेनिज्म, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दोस्तों, हमारे जो बदन है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर को कई तरह के अलग अलग स्टिमुलस कंटिन्यूअसली मिलते हैं, स्टिमुलस मिलते हैं, सेंसेशन हमें मिलते हैं। अभी ये स्टिमुलस, ये सेंसेशन, ये जो फीडबैक हमें मिलता है, इस फीडबैक के ऊपर क्या करना है, ये सोच के वो काम पूरा करना, ये पूरा मैकेनिज्म होता है इस नर्वस सिस्टम का। यानी आप घर में हो, आप जंगल में हो, आप पानी में हो, हवा में हो, जो भी हो, आप मनुष्य जो भी काम कर रहे हो, उस काम करने में कौन से स्टिमुलस आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो ये सोच के, ये स्टिमुलस लेके, ये सोच के फिर बाद में हाथ का कुछ काम करना चाहिए, पैर का काम करना चाहिए, अंदर कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड करता है ये नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम यानी वो संस्था है जो संस्था कंटिन्यूअसली हमारे शरीर में हर वक्त अलग अलग स्टिमुलस प्राप्त करती है, अलग अलग फीडबैक प्राप्त करती है। और
वो फीडबैक लेके फिर बाकी सभी चीजें ये कंट्रोल करती है। यानी जो हमें समझ में आते हैं, जो हमारे हाथ पैर आंखें स्किन, ये तो है, लेकिन ऐसे सभी ऑर्गन्स हमारे अंदर है जो हमें पता नहीं, जिसका कंट्रोल हमें समझता नहीं। हार्ट हो, लंग हो, किडनी हो, लिवर हो, हर तरह का ऑर्गन, हर तरह की चीज ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। यहां तक कि हमारी सोच, ये सब कुछ ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। दोस्तों, इस नर्वस सिस्टम के अलग अलग उसके क्लासिफिकेशन है। एक तो वो क्लासिफिकेशन है कि जिसमें ये नर्वस सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारे, जो हम समझते हैं ऐसे संवेदन को, ऐसे सेंसेशन को कंट्रोल करता है। अभी 5 तरह के सेंसेशन जो हम समझते हैं, जो मनुष्य समझते हैं। सबसे पहले त्वचा, टच, ऊपर से लेके सर से लेके पांव तक हमें पता चलता है अगर कुछ हुआ तो, स्किन की वजह से, वो एक सेंसेशन है। दूसरा हमारे आंखें हैं जिससे हम देखते हैं। तीसरे हमारे कान है। चौथा हमारी नाक है जिससे हम सूंघ सकते हैं। और पांचवा है हमारी जबान, हमारा टंग। तो ये जो चीजें, ये जो सेंसेशन जो हमें समझते हैं, ये समझने के बाद उसके ऊपर जो काम करने वाली संस्था है उसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी अगर आपका हाथ एक जलती हुई मोमबत्ती पे चला गया तो इमीडिएटली वो सेंसेशन ऊपर जाता है कि आपका हाथ डेंजर में है, वहां आग है, उससे आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकती है। इमीडिएटली वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में वो सिग्नल वो डाल देते हैं कि नहीं, हाथ को खींचना चाहिए। तो मसल को वो सिग्नल देते हैं और हम इमीडिएटली वो हाथ खींचते हैं। तो ऐसी वो सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जहां संवेदन हमको पता होता है और वैसे हम रिएक्ट करते हैं, उसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और लेकिन ऐसी और एक संस्था है कि जहां संवेदन हमको पता ही नहीं होते, अंदर क्या चल रहा है वगैरह, ऐसी सब चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं होता। हमें पता नहीं कि अभी इस वक्त लंग में क्या चल रहा है, हार्ट में क्या चल रहा है, लिवर में क्या चल रहा है, स्प्लीन, किडनी में क्या चल रहा है। लेकिन इनको कंपलसरी हर वक्त इनके संवेदन लेने वाली भी एक संस्था है जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी ऑटोमेटिक जैसे हम कहते हैं वैसे ही शब्द है वो, वही उसकी उत्पत्ति भी उसी से हुई है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो चीजें कंट्रोल करती है जो हम समझ नहीं पाते कॉन्शियसली, लेकिन हर वक्त चलती है, और जिसमें हर तरह के हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो इसमें आते हैं। इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा और एक क्लासिफिकेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, असिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या, ये नर्वस सिस्टम का वो प्रकार है जो हमें संकट से बचाता है। अभी आप समझिए कि अगर किसी संकट में आ गए तो उस संकट में क्या करना चाहिए, उस संकट से दूर होना चाहिए या उस संकट के ऊपर उससे लड़के उस संकट को मिटाना चाहिए, ये डिसाइड करती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे आप अगर किसी जंगल में चले गए, जंगल में चले गए और आपने देखा शेर सामने खड़ा है, शेर दूर ऐसा खड़ा, तो शेर को देख के आपके बदन में जो रिएक्शन होती है ना, क्योंकि शेर के देख के हम क्या सोचेंगे कि अभी इमीडिएटली यहां से हमें भागना है। तो क्या होता है, आपके सांसें तेज होती है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपके दोनों हाथों पैरों में ज्यादा खून बॉडी पंप करती है कि चलो अभी क्या करना है, अभी जोर से भागना है। तो ये सब जो संस्था करती है, जो पार्ट करती है, उसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनफैक्ट ऐसा समझिए कि पहली बार आप बहुत बड़े क्राउड के सामने भाषण देने वाले, सौ से सैकड़ों लोग हैं जो आपको सुनने वाले हैं, और पहली बार जब आप देंगे तो आपको फिर वो डर लगता है, आपको थोड़ी सी पसीना आता है, आपका हार्ट रेट तेज होती है, सांसें फूलती है। ये भी काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही करता है। और दूसरा जो होता है वो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या करता है, तो वो आपको नॉर्मल करता है। एक बार जंगल में आपने देखा कि वो शेर है, आप डर गए वगैरह देखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको पता चले कि वो तो शेर नहीं है, वो तो एक बड़ी बिल्ली थी या वो कुछ कुत्ता था। फिर कैसे आप नॉर्मल हो जाएंगे? तो नॉर्मल करने का काम वो पैरासिम्पैथेटिक करती है। आप स्टेज पे गए, आपने बोलना चालू किया और 5-10 मिनट में आपको समझ में आया कि वो जो विषय है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, उसमें आप एकदम एक्सपर्ट हो, सामने वाले भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं, अच्छे प्रतिसाद दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो सब देख के आप जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। वो नॉर्मल करने का काम ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है। इसके अलावा ये जो पूरा सिस्टम ये दो चीजों में बंटती है। एक तो होता है उसका हेडक्वार्टर, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी ये जो हेडक्वार्टर है ये बेसिकली पूरी संस्था को मैनेज करता है। ये हर एक चीजों से वो सेंसेशन लेना, उसको समझना, उसको प्रोसेस करना और
डायरेक्शन देना कि अब ये करना है, ये करना है, ये सब करने का काम पूरी तरह से जो चीजें हम समझते हैं, जो सेंसेशन हम समझते हैं, 5 तरह के सेंसेशन जो हम समझते हैं, ये सभी सेंसेशन और ऐसे सभी चीजें जो हम नहीं समझते नॉर्मली, ये सभी चीजों का काम, कंट्रोल करने का काम, उनको डायरेक्शन देने का काम करती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हेडक्वार्टर, ये हमारी मज्जा संस्था का या नर्वस सिस्टम का हेडक्वार्टर, और इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी ये हेडक्वार्टर छोड़ के बाकी पूरी जो एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, पूरी ऐसी संस्था बनाई है जो बनाया है नर्व से, नसों से, बहुत सारी नसेस का एक सिस्टम है। अभी वो सिस्टम क्या करता है कि हर वक्त हमारी इस हेडक्वार्टर को वो संवेदन पहुंच जाता है, सेंसेशन पहुंच जाता है। तो इसलिए जो सिस्टम है ये हर तरह के हमारे ऑर्गन, हमारी स्किन, हमारी जितनी भी चीजें उससे कनेक्टेड होता है, और हर वक्त वो चीजें किसको देता है? हेडक्वार्टर को देता है, मेंदु, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड को देता है। और फिर ब्रेन वो डिसाइड करता है कि अभी क्या करना है, तो वो जो डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्शन लेके फिर से वो संदेश लेके जाना और वो काम करना, हाथ से, पैर से, जो भी चीज है, वो सब करने का काम भी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है और हर चीजों को कंट्रोल करता है। दोस्तों अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, हेडक्वार्टर जो है, इसमें बेसिकली होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हेडक्वार्टर बहुत अच्छी तरीके से ये कुदरत संभालती है। कुदरत ने इसको अच्छे रखने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सबसे पहले तो इसको सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरे चीजों का नियंत्रण करता है, हमारे पूरे बदन का हर चीज का, सोच से लेके हर चीज जो हम करते हैं, हर चीज का नियंत्रण ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है या हेडक्वार्टर करता है। तो इस हेडक्वार्टर को अच्छी तरह से कुदरत संभालती है। इसको ऊपर अगर आप देखोगे तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छे उन्होंने बोन का प्रोटेक्शन बनाया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड रखे तो बायोस, उसके लिए भी बहुत अच्छे बोन्स का एक प्रोटेक्शन बनाया हुआ है। लेकिन सिर्फ बोन नहीं है, उसके अंदर भी एक फ्लूइड है, यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसके आजू बाजू एक फ्लूइड है जो उसको हमेशा, उसका जो प्रेशर अब्सॉर्ब करता है और उसको हमेशा अच्छा रखता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कई सारे अलग अलग नसें हैं। अभी नसें कैसे शुरुआत होती है, कहां से आती है नस, जो अपना नसें बोलते हैं हम, जिसे हम नर्व कहते हैं, तो ये कहां कैसे तैयार होती है, कहां से आती है और क्या करती है। तो इसके लिए समझना होगा कि ये जो नर्वस टिश्यू है वो बनता कैसे है। दोस्तों हर जो स्ट्रक्चर है ना बॉडी में, उसकी एक अपनी उसका एक स्ट्रक्चर है। यानी अगर आप लंग देखोगे, फेफड़े, तो उसका एक टिश्यू जो होता है ना, उसका एक अलग टाइप है, वो अलग जैसा रहता है। आप हार्ट के टिश्यू देखोगे तो हार्ट के पेशी अलग अलग दिखते हैं। किडनी के पेशी देखेंगे तो किडनी के पेशी वैसे बने। कुदरत ने हर पेशी को ऐसे बनाया है कि जैसे वो अपना काम करे। इन हर पेशी को जितनी हम पढ़ाई करेंगे तो पता चलता है कि कुदरत ने कितने डिटेल में हर चीज बनाई है। वैसे ही अगर ये नर्वस टिश्यू के जो पेशी है, उस एक पेशी को कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, नॉर्मली एक सेल होती है, एक सेल बॉडी होती है, तो वैसे ही सेल बॉडी है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और उस सेल बॉडी को कई सारे ब्रांचेस है, कई सारे छोटे मोटे ब्रांचेस है। जो छोटे छोटे ब्रांचेस है उसे कहते हैं हम डेंड्राइट्स, और एक बहुत लंबा ब्रांच होता है जिसे कहते हैं एक्सॉन। अभी ये जो नर्व सेल है, ये जो न्यूरॉन है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, किसके जरिए, तो डेंड्राइट्स। तो एक दूसरे न्यूरॉन के साथ, एक तो वो छोटे छोटे ब्रांचेस के साथ जुड़ते हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं, नहीं तो जो सबसे लंबा जो एक्सॉन है उससे जुड़ते हैं। अभी दोस्तों ये जो नर्व है, ये नस कैसे बनती है, तो ये नस होती है वो एक्सॉन, जो उसकी नर्व, उसकी जो बॉडी है, सेल है, उस नर्व सेल का, उसका जो हेड, जो सेल है, सेल बॉडी और न्यूक्लियस जो है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी जो निकलता है एक्सॉन, उससे बनती है नर्व। यानी अगर आप नर्व का स्ट्रक्चर देखोगे तो उस स्ट्रक्चर में होता है वो बेसिकली वो सबसे लंबा उसका ब्रांच जो होता है। और ये जो होते हैं जो सेल बॉडी, यानी अगर आप इसमें देखोगे तो जो सेल बॉडी होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में होती है। और इसलिए ये जो सेल बॉडी होती है, इसे ये जो एक साथ जब होती है तो वो ग्रे मैटर बनाती है, यानी वो ग्रेइश दिखती है। और बाद में जो एक्सॉन बाहर जो निकलता है वो व्हाइट जैसे दिखता है, और एक्सॉन के साथ बाकी की जो चीजें
आजू बाजू जो होती है वो सब व्हाइट जैसी दिखती है, तो इसे कहते हैं व्हाइट मैटर। और जो मेन न्यूक्लियस है उसे कहते हैं ग्रे मैटर। तो दोस्तों इस चीज से, इस ग्रे मैटर की जो एक्शन निकलती है वहां से होती है वो नर्व की शुरुआत, नर्व तैयार वहां से होती है। तो हमारे बदन में, हमारे शरीर में दो प्रकार के नर्व्स है। एक वो नर्व्स है जो हमारे ब्रेन से आती है, उसे कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। हमारे बदन में 12 क्रैनियल नर्व्स है। 12 12 का मतलब है 12 जोड़ियां, 12 एक तरफ, 12 राइट 12 लेफ्ट। हर जो नर्व होती है वो दो इसमें होती है, एक राइट होती है एक लेफ्ट होती है। तो हमारे जो दिमाग से, ब्रेन से जो आती है वो कितनी है, 12 नर्व्स है। और वो क्या काम करती है, तो हमारा वो हेड फेस नेक जो है, यानी हेड है फेस नेक ये जो है, उस चीजों को पूरी तरह से, उसके मसल्स, हर तरह का जो कार्य है उसको कंट्रोल करती है, उसका कार्य करती है। और इसलिए कभी भी यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, यानी डॉक्टरों ने ये पढ़ाई की होती है कि अगर यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इसका मतलब कौन सी नर्व अफेक्टेड है, उसके हिसाब से काम होता है। और वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती है उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व्स अलग। और ये फिर इस नेक के नीचे सब कुछ चीजें ये कंट्रोल करती है। दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड भी अगर आप देखोगे ना, जो हमारी नेक से शुरू होके नीचे लोअर बैक तक जाता है, इसका भी हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक वो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे नेक में है, एक वो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी चेस्ट में है, नीचे जो कमर में है वो स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे 4 उसके प्रकार है। तो इसीलिए जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है ना, ये भी 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहली होती है जो नेक के लिए होती है, उसे कहते हैं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। और ये टोटल 8 इतनी सर्वाइकल नर्व्स है। उसके बाद होती है थोरैक्स, जो चेस्ट के लिए, चेस्ट के जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से निकलते हैं, और लगभग 12 ऐसे टाइप्स है। लंबार यानी लोअर जो बैक है, अपर बैक, तो उसे कहते हैं लंबार, जो 5 टाइप की होती है, और सैक्रल ऐसी 5 टाइप की होती है, और आखिरी में एक कॉक्सिक्स की ऐसी स्पाइनल नर्व्स होती है। और दोस्तों ये सभी जो स्पाइनल नर्व्स है ना, ये बेसिकली सब चीजें कंट्रोल करती है। ये वो सभी जो इंफॉर्मेशन मेंदु को देती है, मेंदु जो भी डिसीजन लेते हैं वो उसको पहुंचाती है, और सब कुछ चीजें कंट्रोल करती है। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, जो ट्रांसमिशन का, ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सभी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ये ऐसे नहीं होती, यानी हर जो न्यूरॉन है एक दूसरे के साथ जैसे वायर के साथ जैसे जुड़ा नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन होता है दो नर्व्स के बीच में, उसके बीच में एक्चुअली गैप होता है, वो उस गैप से अंदर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। कैसे होता है कि अगर एक नर्व से दूसरे नर्व को अगर इंफॉर्मेशन देना है, तो नीचे जो पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा बल्ज होता है, उस बल्ज में छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यानी एक स्पेशल रासायनिक तत्व होते हैं जो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, और वो छोटे छोटे वेसिकल्स में होते हैं। तो जैसे इंफॉर्मेशन देनी है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर वहां जाते हैं, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर सामने वाले जिसको इंफॉर्मेशन देनी है वहां रिसेप्टर होते हैं, वहां जाके वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते, वहां जाके वो कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा चलता है, यानी पूरी तरह से ऐसे कनेक्टेड नहीं होता, तो उसके बीच में गैप होता है, और ये सिस्टम होती है जिस सिस्टम की वजह से ये सब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होते हैं, जिसे न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं। अभी दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन ये जो मनुष्य ने ली है, अभी इस इंफॉर्मेशन के ऊपर भी मनुष्य ने कई सारे टेक्नोलॉजी का निर्माण किया। इनफैक्ट ये जो नर्वस सिस्टम जिस तरीके से काम करती है आज की तारीख में, उस चीज के ऊपर काम करने वाली ऐसी यंत्रणा, ऐसी टेक्नोलॉजी मनुष्य ने निर्माण की है कि जो आज की तारीख में एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी क्या? तो इसका मतलब है कि ये मशीन मनुष्य के ब्रेन जैसे काम करे। मशीन को आप ट्रेन करते हो, मशीन को ट्रेन करते कैसे कि आप ब्रेन जैसा काम करो। मनुष्य को मशीन को ट्रेन करते कि आप ब्रेन जैसे काम करो। तो ये चीज आती है तो ऐसे रिएक्ट करो, ये चीजें आती है, स्टिमुलस आता है तो ऐसे रिएक्ट करो। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है कि जहां आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा। और इसकी वजह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कई सारे अलग अलग उसके क्लासिफिकेशन बन चुके हैं। कौन से?
रूल्स पे, कौन से नियम के ऊपर आप काम कर रहे हो, क्या मैकेनिज्म है आपका काम करने का, क्या एप्लीकेशन है आपके काम करने का, इसको लेके इस एआई के कई सारे अलग अलग तरह के एप्लीकेशन बन चुके हैं, क्लासिफिकेशन बन चुके हैं। लोग ऑलमोस्ट हर सेक्टर के कंपनियां, लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले तो एक मशीन लर्निंग होती है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आप वो मशीन को सिखाते हो कि ये स्टिमुलस आने के बाद आपको ये रिएक्ट करना। तो इसलिए आज मोबाइल में कितने सारी जो चीजें आपको दिखाई देती है ना, वो एक सिंपल उस मैकेनिज्म पे चलते हैं, जिसे मशीन लर्निंग हम लोग कहते हैं। यानी आपको ये आंखें दिखाई जाए तो आपको ओपन होना है, बंद होना है, जो कुछ है वो मशीन में एक सिंपल लर्निंग होती है। लेकिन अभी नेक्स्ट एक लेवल की एआई है जिसे कहते हैं डीप लर्निंग। अभी मशीन लर्निंग में क्या होता है कि एक सिंगल स्टिमुलस आता है और वो मशीन रिएक्ट करती है, ऐसे उस मशीन को पढ़ाया जाता है। अभी मशीन को क्या पढ़ा रहे हैं ये टेक्नोलॉजी, कि आपको बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के सिग्नल्स आएंगे। इन सभी सिग्नल्स के ऊपर आपको प्रोसेसिंग करनी है और फिर आपको आउटपुट करना है। तो डीप लर्निंग का मतलब यह है कि जिस तरह से मेंदु, जिस तरह से हमारा ब्रेन एक ही साथ एक ही वक्त कई सारी चीजों को लेता है, परसेप्शन करता है, उसका सेंसेशंस लेता है और फिर अलग अलग लेवल की उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो आउटपुट देता है। वैसे ही आप सीखो, वैसे ही मशीन को सीखना, यही होता है डीप लर्निंग। और इसमें भी अगर आप देखोगे कि इसमें बेसिकली क्या यूज करते हैं, वो तो यूज करते हैं नेटवर्क। हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है ना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन का सिस्टम ऐसे होता है कि जो न्यूरॉन सेल है ना, वो कई सारे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है। यानी ऐसे लिनियर नहीं होता। एक नर्व सेल होता है, एक न्यूरॉन होता है, वो कई सारे न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है, अपने उस डेंड्राइट्स के साथ। और इस तरह से अलग अलग लेवल की इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं और उस तरह से आउटपुट देते हैं। इनफैक्ट अलग अलग ये जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसको हम सीख भी सकते हैं, उसका मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो वैसे सेम काम करता है, वैसे सेम कोशिश करती है ये डीप लर्निंग। अभी जो मेंदु में होता है ना, उसे कहते हैं, इस नर्वस का एक नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। अभी डीप लर्निंग में जो टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने यही नाम रखा है, न्यूरल नेटवर्क। तो डीप लर्निंग में क्या हो रहा है, तो न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, जहां एक डेंड्राइट, एक न्यूरॉन कई सारे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है, इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है और फिर आगे रिस्पॉन्स देता है। वैसे ही सेम कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती है, अभी डीप लर्निंग देखिए आप, डीप लर्निंग में अलग अलग तरह के स्टिमुलस आ रहे हैं और फिर अभी साइंटिस्ट किसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स किसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग लेवल की प्रोसेसिंग के लेवल से प्रोसेसिंग हो रही है, जिसे हिडन लेयर उन्होंने कहा है, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3 एंड अल्टीमेटली फिर रिस्पॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि यहां उन्होंने देखा है कि फेस में अगर इस तरह का फेस है, यहाँ आंखें है, यहाँ कान है, यानी अलग अलग तरह का उन्होंने एक ऐसे एग्जांपल दिया है। लेकिन काफी सारे अलग अलग लेवल के एप्लीकेशन में अभी ये काम हो रहा है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी सबसे फास्टेस्ट कंपनियां, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कौन है, जो कंपनी अभी टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, जो कंपनी अभी इस चीजों को सीख रही है और उसका फायदा, उसका उपयोग कैसे बिजनेस में कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं। वैसे ही आज की तारीख में सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी आप एप्पल, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनीज है दुनिया की, वो सभी अभी डीप लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इस साल 2024-25 में आपको इतने सारे एप्लीकेशन अभी दिखाई देंगे, इतनी सारी कंपनी, इतनी सारी चीजें दिखाई देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अभी ये सब चीजें जो है डीप लर्निंग, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते इतनी सारी चीजें मशीन आपको हेल्प करेगी आने वाले दिनों में। अभी ये जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, क्या हम तैयार कर रहे हैं इसको? हमने कुछ ऐसे इसमें तैयार किया है? तो बिल्कुल नहीं। ये यंत्रणा, ये सिस्टम, ये चीजें कुदरत ने बनाई है ऑलरेडी। कुदरत ने बनाई है, बहुत अच्छे तरीके से बनाए। शायद हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है और उस चीजों को जैसे हम समझ रहे हैं उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज को, उस ज्ञान को, उस विज्ञान को समझ के हम अपना तंत्रज्ञान बना रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो ये सभी चीजें ऑलरेडी नेचर में है, कुदरत में है, जिसको हम सीख रहे हैं। और दोस्तों डीप लर्निंग के यानी अभी इतने एप्लीकेशन आने वाले हैं कि आप गूगल करोगे, आप इंफॉर्मेशन लोगे तो आपको पता चलेगा, तो टॉप 25 एप्लीकेशन, टॉप 50 एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग आने वाले।
इसके ऊपर काम कर रही है दुनिया। इतने सारी चीजें हैं, यानी आप सोच नहीं सकते हर एक सेक्टर में आने वाले दिनों में डीप लर्निंग होने वाला है। यानी सेल्फ ड्रिवन कार, अपने आप चलेगी कार विदाउट ड्राइवर, उससे लेके ऐसी मशीन्स जो आपका हर प्रकार का ट्रांसलेशन करेगी, हर चीज आपको बताएगी, समझाएगी, ऐसी तरह की अलग अलग एप्लीकेशन अभी डीप लर्निंग में आ रही है। और ये जो डीप लर्निंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आने वाले दिनों में एक नई क्रांति, आई मीन एक नए लेवल की टेक्नोलॉजी, नए लेवल की क्रांति होने वाली है। और हमें भी जरूरत है, हम सबको भारतीयों की, कि हमें भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डीप लर्निंग में अपना काम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यही फ्यूचर है आने वाले दिनों में। ये मशीन इस तरह का काम आपका करने वाली है, बिकॉज ये कुदरत से हम लोग इतना सीखने वाले, तो हमें भी इस विषय में बेहतर होना पड़ेगा। और इस विषय में बेहतर होने का मतलब क्या है? तो इस विषय में बेहतर होने का मतलब है हमें अपने इस प्रकृति को अच्छी तरह से समझना। दोस्तों, ये सिर्फ डीप लर्निंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, लेकिन हर कोई चीज, हर कोई टेक्नोलॉजी, हर कोई ज्ञान, तंत्रज्ञान, विज्ञान अगर हम लोग विकसित करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी सिर्फ एक ही नियम है, और पूरी दुनिया में, कि हमें इस प्रकृति को अच्छी तरह से समझना होगा। प्रकृति ने जो व्यवस्था तैयार की है ना, उसको अच्छी तरह से समझना होगा, फिर हम हर चीज को कर सकते हैं। और एग्जैक्टली ये काम किया हमारे लोगों ने, हमारे जो एंशिएंट, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो महान संत थे। देखो, हमेशा आपको एक बात पता चलेगी कि हम हर सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलप्ड, यानी पिछले 100-150 सालों में अभी लोग बोल रहे हैं कि हमने, उन्होंने ये खोज की, ये खोज की, हमने हजारों साल पहले की है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, यानी हर विषय, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट विषय में हम बहुत आगे थे, बहुत डेवलप थे, और दुनिया हमें फॉलो कर रही थी। उसका कारण यही था कि हमारे ये जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो सिर्फ पढ़ाई करते थे इस प्रकृति, वो सिर्फ इतने करीब थे हमारी इस प्रकृति के, कि जिसको समझ के वो अपना विषय, अपनी जो जिज्ञासा, उसको डेवलप करते थे, उसको ज्ञान, तंत्रज्ञान उन्होंने डेवलप किया होता। तो इसलिए चलिए मिलते हैं, चलिए फिर से इस प्रकृति को अपनाते हैं, फिर से अपने देश को विज्ञान और तंत्रज्ञान में दुनिया का सबसे महान ऐसा देश बनाते हैं। जय हिंद, जय हिंद।